नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हम आपका फेवरेट शो कुछ किस्से कुछ बातें। और इन किस्से बातों की जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से बहुत चर्चा इस देश के अंदर हाल फिलहाल में हुई, सोशल मीडिया पर भी आपने एक नई नवेली पार्टी कही जाएगी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका सोशल मीडिया पर गठन हुआ। उसके बाद अभिजीत दीप के पहुंचे जंतर मंतर, वहां पर प्रदर्शन की उन्होंने शुरुआत की। मामला था नीट में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। और इसी में एक जानी मानी हस्ती खुद सोनम वांगचुक जो हैं वो पहुंचते हैं और उनकी तरफ से अनशन की शुरुआत कर दी जाती है। स्थिति ये बनी कि खुद सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा दिया गया, उनके अनशन से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन ये देश गांधी का देश है। इस देश के अंदर अंग्रेजों को भगाने में सबसे जो मजबूत हथियार महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने इस्तेमाल किया, वो कहा जाता है वो अनशन का था। दूसरा, लगातार हमने वो दौर भी देखा है जब इस देश के अंदर बड़े बड़े अनशन हुए। उसमें आपको हाल फिलहाल में जो सबसे ताज़ा उदाहरण जो मिलेनियल्स का कहा जाता है, इन्हें याद होगा, वो होगा अन्ना हजारे का। आखिर देश में कौन कौन से अनशन इस तरीके के रहे हैं जिसने सरकार की जड़ें हिला दी, सरकार मजबूर हुई, घुटनों पर आई। और ऐसे जो अनशन है वो क्यों सरकार को मजबूर कर देते हैं। बहुत लंबा इंट्रो हो गया, लेकिन सर को बताते हुए कि सर, हमने जो हाल फिलहाल का जिक्र किया, हमने अन्ना हजारे आंदोलन को देखा जो सबसे ताज़ा उदाहरण नजर आता है। लेकिन हमने इस देश के अंदर आंध्र प्रदेश को लेकर जो श्री मालू की तरफ से आंदोलन किया गया उस दौरान, और सरकार को झुकना पड़ा, लंबा उनका आंदोलन हुआ, उसके बाद उनकी जान भी चली गई। ऐसे हमने बहुत से आंदोलन इस देश के अंदर देखे हैं। लेकिन जब हम अनशन की बात करते हैं, जो कुछ पंजाब के गठन में भी जो है, जो पंजाब का उसका भी अनशन भाषाई आधार पर शुरुआत उससे हुई, आंध्र के आंदोलन के बाद कि भाई भाषा आधार पर हो। और उनका तो शायद मास्टर तारा सिंह का था या किसका था, नाम भूल रहा हूँ, बड़ा अनशन हुआ था और उनका तो वो तो जीवन भी चला गया था। बिल्कुल सर, वो कहानियाँ आप हमें बताइएगा। लेकिन जो मेरा पहला सवाल ये है कि जब अनशन की शुरुआत होती है, हमने देखा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अनशन किया करते थे, अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता था। हमने वो भी देखा जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, महात्मा गांधी जो है वो अनशन पर बैठ गए। अनशन जो आंदोलन है वो आखिर कैसे सरकारों को पूर्व में झुकने के लिए मजबूर करता रहा है, ये ताकत कैसे बन जाता है इतनी बड़ी? नहीं, देखिए, अनशन जो है आत्महत्या का प्रयास नहीं है, बल्कि ये फर्क करना पड़ेगा कि कोई सुसाइडल अटैम्प्ट नहीं है अनशन। अनशन दरअसल आत्मशुद्धि के साथ साथ अपनी आत्मा की ताकत से दूसरे को झकझोरने का प्रयास है, सामने वाले को। और निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में इसका सबसे पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। हालांकि हमारे समाज में अगर आप गांव देहात से आते हैं तो बचपन में हम लोगों को याद है कि बड़े बुजुर्ग जो है खाना पीना छोड़ देते थे, नाराज होते थे किसी बात पे। अभी पूरा परिवार उनको मनाता था कि नहीं दादा खा लीजिए, चलिए जो गलती हो गई अब नहीं करेंगे दोबारा। तो ये बहुत सामान्य, माता जी छोड़ देती थी, दादी छोड़ देती थी। तो ये एक तरह से वही था कि खाना पानी दाना पानी छोड़ दिया और बैठ गए। उसके बाद लोग मनाते थे, परिवार कुटुंब कुल। उसको इसी प्रयोग को महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रीय और बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति हो गई जब उन्होंने ब्रिटिश सत्ता जो संघर्ष चल रहा था सत्याग्रह का, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य के लिए आग्रह। और गांधी जी के इस प्रयोग की सफलता की वजह से निश्चित रूप से अंग्रेज सरकार भी कई बार झुकी। और गांधी जी के जो अनशन थे वो तो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी हुए थे, बल्कि सच्चाई तो है कि अंग्रेजों के खिलाफ तो कोई अनशन हुआ ही नहीं था उनका। उनके अनशन तो अपने ही लोगों को वो करने के लिए हुए थे। पूना पैक्ट का अनशन उन्होंने किया तो जो जिद थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको उन्होंने रोका जब अम्बेडकर जी माने, समझौता हुआ। उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ तो उनके एक्शन ज़्यादा होते थे, करो या मरो, दांडी मार्च, चंपारण का सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन, ये सब था। अनशन उन्होंने जितने किए गांधी जी ने, वो आप देखिए वो ज़्यादातर अपने लोगों को ही कन्विंस करने के लिए और करने के लिए किए। भारत में, स्वतंत्र भारत में भी
अनशन और सत्याग्रह का सिलसिला चलता रहा। हालांकि लोहिया जी जो थे, ये जो समाजवादी लोग थे, वो अनशन के बहुत पक्ष में नहीं थे, उनका तो रहता था सड़क पर एक्शन के पक्ष में थे। लेकिन तमाम गांधीवादी लोग जो है अनशन करते रहे। और अन्ना हजारे के अनशन की आपने बात की, देखिए अनशन, धरना और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उसमें अनशन भी है, धरना भी है, शांतिपूर्ण मार्च भी है उसमें। तो ये सारे उसके तरीके हैं कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। अनशन भी कई तरह का होता है, क्रमिक अनशन होता है 24 घंटे का, भाई एक बैठा फिर उसका दूसरा बैठ गया, फिर तीसरा बैठ गया, वो साइकिल। मैं खुद क्रमिक अनशन कर चुका हूँ अपने छात्र जीवन में, समझे, बैठ चुका हूँ। तो वो क्रमिक अनशन। आमरण अनशन होता है कि ठीक है भाई मैं बैठ गया आमरण अनशन पे, अब तो जब तक ये बात मानी नहीं जाएगी तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। और आमतौर पर आमरण अनशन में कई बार सरकारें और प्रशासन को लगता है तो कुछ मांगे मान ली जाती हैं। एक बीच का रास्ता निकाल लिया था कि आप 10 मांगों के लिए बैठे हैं, 4 मांगे 5 मांगे मान ली और ये भाई आगे विचार करेंगे तो अनशन। जैसे अन्ना हजारे का जो अनशन हुआ 2 बार उन्होंने दिया, एक बार जनता मंतर बैठे, एक बार रामलीला मैदान में बैठे। तो जब जनता मंतर पर बैठे थे, आमरण अनशन था, तो उसके बाद पहले तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद जैसे जैसे वो मोमेंटम पकड़ता गया और मीडिया में 24 घंटे की कवरेज शुरू हो गई और अन्ना के समर्थन में देश के तमाम शहरों में लोग धरना देने लगे, बैठने लगे अनशन पर, तो सरकार को लगा कि मुद्दा जो है जनता के बीच में जा रहा है, तो उसने डायलॉग शुरू कर दिया। और डायलॉग शुरू किया, कपिल सिब्बल उसमें कानून मंत्री थे, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम, इन सब लोगों ने अन्ना के साथ डायलॉग खोला, बातचीत हुई और उसके बाद एक बाकायदा आश्वासन दिया गया उनको कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लोकपाल की जो मुख्य मांग थी। और एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ जंतर मंतर के धरने के बाद। आमतौर पर लोग अन्ना का अनशन खाली रामलीला मैदान वाला याद करते हैं, लेकिन रामलीला मैदान वाले अनशन की बुनियाद जंतर मंतर वाले के धरने पे थी। और उसमें कहा गया था कि आप गजट नोटिफिकेशन जारी करिए। उसमें गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और एक कमेटी बनी। उस कमेटी में केंद्र सरकार, उसके अध्यक्ष बनाए गए प्रणब मुखर्जी, उसमें सलमान खुर्शीद थे, कपिल सिब्बल थे, केंद्र सरकार की तरफ से 4 मंत्री थे उसमें, और अन्ना जी की तरफ से भी 4 या 5 लोग थे उसमें। अन्ना जी थे, अरविंद केजरीवाल थे, प्रशांत भूषण थे, किरण बेदी थी और शायद शांति भूषण जी भी थे। इस तरह 4-5 लोग अन्ना की तरफ से थे। इस तरह कमेटी बनी और उस कमेटी 2 महीने तक, चूँकि वो अन्ना का अनशन हुआ था शायद मार्च अप्रैल में हुआ था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, या अप्रैल में, और 2 महीने बाकायदा मई जून जुलाई तक बातचीत हुई, कई राउंड बातचीत हुई। और उसके बाद वो बातचीत सफल नहीं हुई, उसकी भी अलग कहानी है। बातचीत की अलग कहानी ये है कि जब मंत्रियों का कहना था कि सब अंदर मीटिंग में तो ये अन्ना के सारे जो समर्थक थे और जो प्रतिनिधि थे, केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण, ये सब लोग तैयार हो जाते थे, आमतौर पर सहमति बन जाती थी, और बाहर आके विरोध कर देते थे कि कोई सहमति नहीं बनी। बोले हम लोगों के सामने जो है बड़ा अजीब स्थिति हो जाती थी। और चूँकि सरकार की क्रेडिबिलिटी थोड़ा कुछ मामलों से इतनी ख़राब हो गई थी कि सरकार की बात कोई मानता ही नहीं था, लोग समझते थे सही बोल रहे हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो वार्ताएं फेल हो गई और उसके बाद फिर आंदोलन रामलीला मैदान वाला घोषणा की गई कि घोषणा जंतर मंतर की गई थी कि दोबारा बैठेंगे अनशन पे। हुआ ये कि फिर 15 अगस्त को राजघाट पे गए अन्ना जी, वहाँ उन्होंने सब अपनी टीम के साथ पूरा प्रार्थना की गांधी जी की, और अनशन में बैठने आ रहे थे कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 1 दिन के लिए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ भेज दिए गए। बाहर तिहाड़ के बाहर पूरा प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों की तो भीड़ लग गई। उसके बाद खबर आई कि अन्ना जी ने वहीं अनशन शुरू कर दिया, अरविंद केजरीवाल अन्ना जी ने। फिर अगले दिन सुबह तक छोड़ा गया उनको और रामलीला मैदान में उनको बाकायदा अनुमति दी गई धरने की और अनशन की। और रामलीला मैदान में फिर अन्ना जी का अनशन हुआ, बड़ा अनशन, जिसके भी कुछ दिन चला, 4-5 दिन वो भी चला। और उसके बाद फिर सरकार ने जो है रीच आउट किया, और सरकार ने फिर रीच आउट किया। सरकार ने विशेष सत्र बुलाया संसद का 1 दिन का, जिसमें चर्चा हुई इस पर। सारे दल सहमत हुए कि हाँ लोकपाल बनना चाहिए और ये जरूर मांग है, एक सहमति बनी। फिर बातचीत के लिए अन्ना की जिसे नाम मांगे गए, भाई कौन आएगा, तो उसमें भी किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, ये
गए बातचीत करने के लिए सरकार से, और बातचीत हुई प्रणब मुखर्जी से, क्योंकि इन लोगों ने शर्त रख दी थी कि चिदम्बरम से, सलमान खुर्शीद से और कपिल सिब्बल से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार इन्हीं से बात हुई थी। तो फिर प्रणब मुखर्जी को आगे किया गया, प्रणब मुखर्जी से बात हुई, और उसकी मैं आपको एक इंटरनल कहानी बताऊं जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें मुझे उस समय जानकारी थी। जब ये आंदोलन बिल्कुल पीक पे था और सरकार ने, मैं रामलीला मैदान वाले आंदोलन की बात कर रहा हूँ, उसमें तो बातचीत हो गई थी, सरकार ने एडमेंट हो गई कि अच्छा ठीक है, हम इन्होंने जो है, हमने इनकी सब बातें मान ली थी, गजट नोटिफिकेशन कर दिया था, कमेटी बना दी, उसके बाद भी अड़े हुए, तो हम बातें नहीं करेंगे उनसे। और सरकार ने एकदम डायलॉग बंद कर दिया। मनमोहन सिंह सरकार थी, डायलॉग बंद कर दिया, कोई मंत्री वहाँ जाने को नहीं तैयार, बिल्कुल बंद हो गया। 3-4 दिन जो है, बड़ा एकदम डेडलॉक हो गया। और दिल्ली की सड़कों पर वो अन्ना मैं भी अन्ना वाले टोपी लगा के तमाम नौजवान घूमने लगे, और माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया, और ऐसा लगा कि कहीं कोई बड़ा हिंसा ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए, क्योंकि आंदोलनकारियों का, उनका भी धैर्य टूट रहा था। और बम्बई से बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, वो तमाम क्षेत्रों के लोग सब आगे समर्थन दे रहे थे। सोनिया गांधी गई हुई थी इलाज के लिए न्यूयॉर्क, और यहाँ प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री तो खैर थे ही, मनमोहन सिंह जी। उसके बाद एक बैक चैनल बातचीत शुरू हुई, और बैक चैनल बातचीत शुरू करने वाले थे स्वामी अग्निवेश, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो उस आंदोलन के प्रमुख लोगों में थे। और स्वामी अग्निवेश, जब पिछला जो धरना हुआ था, अनशन हुआ था जंतर मंतर पे, उसकी पूरी रूपरेखा स्वामी अग्निवेश के ऑफिस में बनी थी, जंतर मंतर के ऑफिस में, और उन्होंने सारा लॉजिस्टिक दिया था, सपोर्ट। उसके बाद जब कमेटी बनी, उस कमेटी से उनका नाम बाहर कर दिया गया था, उसमें उनको नहीं रखा गया था। उससे थोड़ा सा उनके मन में खिन्नता थी, लेकिन फिर भी आंदोलन के साथ थे वो। लेकिन बाद में जब डायलॉग सरकार से बैक चैनल बातचीत उन्होंने शुरू की, एक पुराने कांग्रेस के नरसिम्हा राव जी के ज़माने में उनके सलाहकार होते थे पंडित एन के शर्मा जी। पंडित एन के शर्मा और स्वामी अग्निवेश की बातचीत शुरू हुई, और उसके बाद पंडित एन के शर्मा ने डायलॉग शुरू किया सरकार के भीतर। सुशील कुमार शिंदे साहब उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनसे शिंदे साहब ने सोनिया जी से बात की, सोनिया जी से उनको ग्रीन सिग्नल मिला, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की। प्राइम मिनिस्टर भी ने भी कहा ठीक है, अगर कुछ रास्ता निकलता निकले, और तब बातचीत हुई। फिर उसमें सलमान खुर्शीद भी आए, और सरकार के जो तमाम बड़े मंत्री थे, चिदम्बरम भी थे, उनके सबके साथ बातचीत हुई। फिर ये हुआ कि भाई अन्ना जी अपनी टीम के नाम दे दें, कौन बात करने आएगा। और माहौल बड़ा तनावपूर्ण था, बारिश का मौसम था, अगस्त। तो नाम वहाँ से आए, तो उसमें नाम आए प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, और 3 लोगों के नाम मांगे गए थे, और किरण बेदी। स्वामी जी अग्निवेश का नाम उसमें नहीं था, जिन्होंने बातचीत शुरू कराई थी। तो सरकार के भीतर जो है ये हुआ कि स्वामी जी आप तो सारा सूत्रधार थे और आप ही का नाम नहीं है। तो स्वामी जी को बात अच्छी नहीं लगी, पहले भी उनका नाम काट दिया गया था, दोबारा काट दिया गया। तो वो नाराज होकर के वहाँ से आंदोलन स्थल से चले गए। एक तरह से बातचीत हुई, और बातचीत में फिर एक सहमति बन गई कि लोकपाल विधेयक आएगा अगले सत्र में और किया जाएगा। और विलासराव देशमुख आए, उन्होंने अन्ना जी को जूस पिलाया, और अनशन खत्म हुआ। स्वामी जी नाराज थे। स्वामी जी का एक कन्वर्सेशन हो रहा था, जो कि स्वामी जी का कहना है वो किसी कपिल मुनि से बात कर रहे थे, और वो रिकॉर्ड हो गया और वो चैनलों पे लीक हो गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का कहना था कि ये कपिल सिब्बल से बात कर रहे थे, और उस बातचीत में कोई ऐसा नहीं था, कोई लेन देन है, कोई वैसी बात। स्वामी जी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, क्योंकि तब तक ये बातचीत जो है, ये लोग उठे नहीं थे। क्या था सर उस बातचीत में? उस बातचीत में था कि बात हो रही थी, भाई ये आंदोलनकारी उठ नहीं रहे हैं और टीम नहीं, नाम नहीं भेज रहे हैं, इसी को लेके था। तो स्वामी जी के उसे निकला कि अब मैं क्या कहूँ, ये तो सब अन्ना जी भी पागल हाथी की तरह हो गए हैं, और मैं तो खुद परेशान हूँ। ये मतलब उन्होंने थोड़ा सा इस तरह का एक गुस्से का इजहार किया, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। वो कैमरामैन, वो उन्हें पता नहीं था, फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो कैमरामैन ने वो रिकॉर्ड कर लिया, कोई था चैनल का जो इंटरव्यू लेने गया था। अब वो 2 दिन बाद चैनल पे चला दिया गया, और इधर इस सरकार से बातचीत मत उठ गए। तो स्वामी जी को तुरंत अन्ना टीम से बाहर कर दिया गया, इस
के आधार पर, और ये माना गया कि ये जो है स्वामी जी ने इसमें गड़बड़ किया, जबकि स्वामी ने गड़बड़ कुछ नहीं किया था। स्वामी जी खाली गुस्से में किसी से बात कर रहे थे। वो किससे बात कर रहे थे वो स्वामी जी जाने, और जो बात करने वाला उससे जाने, मुझ तो उस बातचीत था नहीं, हमने तो लेकिन वो एक ट्रिगर पॉइंट बना। तो टीम अन्ना जो थी उसमें फूट के बीज उसी समय से पड़ गए थे, आंदोलन के समय से ही। स्वामी अग्निवेश को पहले आउट किया गया, उसके बाद जब अन्ना आंदोलन हो गया, सफल हो गया, मांग मान ली गई, लोकपाल का विधेयक पास हो गया, तो आम आदमी पार्टी बनी। अन्ना उसके फेवर में नहीं थे आम आदमी पार्टी के, तब अन्ना से दूरी बनी इनकी, और फिर अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इन सब लोगों ने मिलकर के पार्टी बना ली। फिर वो फूट आगे बढ़ी, फिर उस फूट में किरण बेदी बाहर हुई, समझे, फिर फूट और आगे बढ़ी, फिर आगे चल के योगेंद्र यादव और आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रशांत भूषण बाहर हुए, फिर आगे चल के कुमार विश्वास और आशुतोष बाहर हुए। तो उसके बीज वहीं पड़ गए थे, अनशन धरना स्थल पर ही, जंतर मंतर से लेके रामलीला मैदान तक। तो मैं इस पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये था कि जब आंदोलन होते हैं, इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं, इसमें जो तमाम लोग होते हैं उनके अपने स्वयं के जो अहम होता है, अपने स्वार्थ होते हैं, अपना प्रोजेक्शन होता है, अपना वो होता है, क्या कहते हैं, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश, वो भी टकराव का कारण होती है। ये बात गांधी जी के अनशन में नहीं थी। गांधी जी अनशन में बैठते थे तो उनके समर्थन में नेहरू जी, सरदार पटेल और तमाम सारे कांग्रेस के बड़े नेता, मौलाना आज़ाद और सुभाष बाबू भी जब तक कांग्रेस में रहे, सारे लोग ये इसमें नहीं रहते थे कि मैं मेरा प्रोजेक्शन हो, वो गांधी जी को ही आगे रखते थे और सब एक सहयोगी की भूमिका में होते थे। यहाँ अन्ना आंदोलन में तो फूट यही पड़ गई थी कि स्वामी अग्निवेश को काटो, फिर उनको काटो, उनको छांटो, उनको बांटो, और वो करते करते यहाँ तक पहुँचा। तो इसलिए मैंने कहा, जो गांधी जी कहते थे साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, तो यहाँ उसकी कसौटी होती है कि आपका साध्य भी पवित्र हो, आपका साधन भी पवित्र हो, आपके अनशन में कोई इसी तरह का छल कपट प्रपंच ना हो आपके आंदोलन में, और एक पारदर्शिता हो, पूरी पारदर्शिता, जो जिसका अभाव अन्ना के समय भी था, और ये जो अभी जो कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है इसमें भी था। इसमें कैसे था भाई, सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हम सब उनका आदर करते हैं, बहुत ही मतलब उनका बड़ा योगदान है। और अभिजीत दीपिके साहब को तो कोई जानता नहीं था, ये तो अचानक पॉपुलर हो गए उससे एक क्या कहते हैं सोशल हैंडल से। अब वो आ गए, उनको लगा कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ, वो आम आदमी वाला टेम्पलेट रिपीट करने लगे उस जमाने का अन्ना आंदोलन का। और आप जब एक मुद्दे पर लड़ना चाहते हो सरकार से, अपनी बात रखना चाहते हो, मुद्दे को उठाना चाहते हो, तो आपको पहले जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देश का है उसको देखना चाहिए। आपको तमाम विपक्षी नेताओं से बात करनी चाहिए थी कि हम राहुल गांधी से बात करते, अखिलेश यादव से बात करते, और तमाम नेताओं से, अरविंद केजरीवाल से भी बात करते। अरविंद केजरीवाल से खैर बात उन्होंने की होगी, वो तो अरविंद केजरीवाल समर्थन में भी आए थे, क्योंकि वो तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी थे अभिजीत, या लेफ्ट के लोगों से बात करते, आरजेडी के लोगों से बात, और तमाम लोगों से बात करते, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते, और उसके बाद कहते कि मैं धरना देने जा रहा हूँ, आप लोग सहयोग दीजिए, और सोनम वांगचुक जी आ रहे हैं, वो अनशन करेंगे, और इस पर हम आपको पूरा सहयोग चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन। आपने एकदम आकर नहीं तो गैर राजनीतिक है, किसी को आने की जरूरत नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं, यानी आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्शन हो, खाली लोग इसमें याद करें भाई अभिजीत दीप के, आप दूसरे अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हो, समझे, और सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे की जगह रखना चाहते हो। तो वहीं से पहले दिन से ही तय हो गया था कि आप मुद्दे से ज़्यादा आपको अपने प्रोजेक्शन पे आपका जो है ध्यान है, वरना अगर आपको मुद्दे से लगाव होता तो आप इन सबको करते। फिर उस जो धरना होता जिसमें तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज होती, उनके लीडर्स होते हैं, राहुल गांधी भी आते हैं उसमें, प्रियंका गांधी भी आती है उसमें, दूसरी पार्टियों के लोग आते हैं, सुप्रिया सुले, और ये सारे लोग बाद में समर्थन देने तो पहुँचे, सब टोकन का पवन खेड़ा भी पहुँच गए। लेकिन समर्थन का मतलब खाली ये नहीं गए नमस्ते करिए आए, समर्थन का मतलब होता है बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता भी आगे बैठे हैं वहाँ पर, जो है आंदोलन के मुद्दे के समर्थन में पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो, जगह जगह धरने हो, अनशन हो, तब उसका माहौल बनता है। तो अभिजीत दीपके साहब को अपनी ताकत का अंदाज तो है नहीं, उनको लगा कि हमारे कितने करोड़, 1.5 करोड़ 2 करोड़ फॉलोअर हो गए, वो सब खड़े हो जाएंगे। उस पर बैठ करके किसी कमरे में और लाइक कर देना, फॉलो कर लेना, और व्यू कर लेना, और फॉरवर्ड कर देना, समझे,
उसमें फर्क है। सड़क पर आकर लाठी खाने में फर्क है, बहुत फर्क है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने उनसे एक चूक हुई है। ऐसा भी मौका हुआ है सर कि जब इस तरीके के अनशन जो हैं वो शुरू हुए हों और सरकार ने नहीं सुनी और जो अनशनकारी हैं उनका जो है वो देहांत हो गया। मैं जिक्र कर रहा हूँ पोटी श्रीमालू जिन्होंने किया आंध्र प्रदेश के लिए जो है अनशन उस वक्त उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जब उनका देहांत हो गया उसके बाद सरकार को जो है वो झुकना पड़ा और ये भाषाई आधार पर। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लिए अनशन किया था, वो लगभग मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे और फिर आधी रात को जो है तेलंगाना का बिल पास होकर के यूपी सरकार ने पास किया था, बनाया था ना, अब याद कीजिए। बिल्कुल। तो ये हुआ था, एक बड़ा अनशन किया था और वो तो अनशन सालों चला। शर्मिला इरोम 16 साल शर्मिला इरोम का अफास्पा को लेकर और सरकार ने नहीं मानी थी और वो कैसे उनको जबरदस्ती फीडिंग करा के उनको जिंदा रखा गया। शर्मिला इरोम का अनशन जो है। और इनका पीपी सिंह ने जब दंगे हुए थे मुंबई में तो दंगों के खिलाफ उन्होंने वहाँ अनशन किया, उसमें उनके गुर्दे खराब हुए पीपी सिंह के, उनकी किडनी खराब हुई थी। तो अनशन बड़ा, कई बार हमेशा अनशन का परिणाम सकारात्मक नहीं निकलता है, क्योंकि अब सरकारें भी कई बार अनशन को अनदेखी करती हैं, या जिससे सोनम वांगचुक को उठा लिया, उनको फोर्स फीडिंग करा देंगे पुलिस, तो वो सब तरीके भी अपनाती हैं। पहली बार थोड़ी हुआ ऐसा, पहली बार नहीं हुआ। शर्मिला इरोम के साथ भी यही हुआ, उसका उनका उदाहरण आ गया। 16 साल तक वो लगातार फोर्स फीडिंग कई लोगों को कराई गई, पहले भी कई लोगों को कराई गई फोर्स फीडिंग इस तरह के अनशन के बाद। शर्मिला इरोम का जो आंदोलन 16 साल तक चलता रहा, उसके पीछे क्या कहानी है सर? कहानी कुछ नहीं, वो तो चूंकि शर्मिला इरोम जो है दरअसल मणिपुर में पूर्वोत्तर के राज्यों में जो कानून लगा हुआ था अफसा जो है उसका विरोध कर रही थी वो, और महिलाओं ने उसका विरोध शुरू किया था। और उसके बाद विरोध करते करते शर्मिला अनशन में बैठ गई। उन्होंने कहा जब तक कानून नहीं हटेगा मैं अनशन, तो काफ़ी दिन अनशन चलता रहा। सरकार उस पर कोई भी सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। 16 साल में तो कई सरकार 3-4 सरकारें बदल गई ना, तो उसके बाद वो उनको फोर्स फीडिंग के जरिए जिंदा रखा गया हॉस्पिटल में। लेकिन अनशन उनका वो मान के चल रही थी कि अनशन चल रहा, तो उनको ड्रिप लगा हुआ था, ड्रिप से वो चल रही थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। और फिर एक बार उन्होंने राजनीति में आने की कोशिश भी करी बीच में, जिसमें कामयाब नहीं हो पाई। तो इस तरीके के जो अनशन हैं वो पूर्व में भी होते रहे, लेकिन अब वांगचुक ने एक बार फिर से कोशिश की थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो है उन्हें हटाया गया है। फोर्स फीडिंग जो है उन्हें यहाँ पर करवाई गई है जिस तरीके की स्थिति थी, और दावा ये किया गया कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उनकी तबीयत को लेकर, इस वजह से कदम उठाया गया। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, उन तमाम अनशनकार अन्ना हज़ारे के अनशन का जो किस्सा है वो आपने हमारे साथ यहाँ पर साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।